नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 38वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामान्य ज्ञान रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का आज हम लोग प्रैक्टिस के सेट करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, जितना भी इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उसका कम से कम हम लोग एक बार प्रैक्टिस करेंगे, ताकि ना किस प्रकार से प्रश्न आता है ये भी हम लोगों को पता चले। और अलग अलग किस टॉपिक से कितना ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है ये हम लोगों को पता चल जाएगा। मतलब हम लोगों के सामान्य ज्ञान के विषय में जितना भी टॉपिक उसमें दिया है ना, तो किस टॉपिक से कितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी हम लोगों को पता चल जाएगा। और ये आप लोगों को ना 1-2 दिन में इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद आप लोगों का जितना भी प्रैक्टिस सेट है ना, मतलब मॉक टेस्ट टाइप से आप लोगों का जो क्वेश्चन रहेगा ना, वो आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। ठीक है, और उसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसी प्रकार से क्लास लेकर आऊँगा, लेकिन ना सबसे पहले उसमें खुद आप लोगों को आंसर लेना होगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आप लोग ये गेस कीजिएगा कि आप लोगों को लगभग 30 प्रश्न कराऊंगा ना, लगभग 20 से 30 प्रश्न कराऊंगा, तो उसमें आप लोगों का कितना प्रश्न सही होता है ये आप लोगों को खुद से टेस्ट करते हुए चलना है। ठीक है, हालांकि ये वीडियो फॉर्म में रहेगा, लेकिन आप लोगों को खुद से आंसर लेते हुए चलना है। आप लोगों को ना लगभग 5 से 7 सेकंड का टाइम दूंगा अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से कंटिन्यू हम लोग क्लास को करते हुए चलेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा सीधा पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 31 को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। भारत में बच्चों की मृत्यु दर निकालने का आधार क्या है? ऑप्शन ए शिशु मृत्यु दर, ऑप्शन बी 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का मृत्यु दर, ऑप्शन सी नवजात शिशु की मृत्यु दर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का मृत्यु दर इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारत में बच्चों की मृत्यु दर निकालने का आधार क्या है? तो भारत में बच्चों की मृत्यु दर को निकालने का जो आधार है वो प्रति 5 वर्ष से कम जितना भी बालक होंगे ना, उन सारे बालकों की जो दर होगा ना 1 वर्ष में उसकी मृत्यु होने का, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसका आधार होता है बच्चों की मृत्यु दर निकालने का। ठीक है, और ये 1 वर्ष में निकाला जाता है। ठीक है, मतलब 1 वर्ष में 5 वर्ष से कम जितने भी बच्चों की मृत्यु हुआ है प्रति 100 या प्रति 1000 व्यक्ति पर, तो उसको मृत्यु दर को निकाला जाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 32 को आप ध्यान से पढ़िए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आप लोगों को अलग अलग 4 कथन दिया है, इसको पढ़ना है, फिर आप लोगों को आंसर लेना है। पहला कथन को ध्यान से पढ़िए। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय जल्दी होता है। दूसरा, गुजरात में सूर्यास्त देर से होती है। तीसरा, भारत की मानक समयोत्तर 82 डिग्री 30 पूर्वोत्तर देशांतर है। और चौथा, भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व तक है। तो आपको बताना है इन चारों में से ना कौन कौन सा जो आंसर है वो सही है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए कथन 1 सही, ऑप्शन बी कथन 1 और 3 सही, ऑप्शन सी सभी कथन सही, या ऑप्शन डी कथन 4 गलत। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी सभी कथन सही है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न कथन पर विचार कीजिए बोला है, तो ये चारों जो अलग अलग कथन दिया है ना, वो चारों के चारों करेक्ट हैं। कैसे? तो पहला को पढ़िए। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय जल्दी होता है, तो ये कथन सही है कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे जल्दी होता है। और अरुणाचल प्रदेश जो हमारा राज्य है, वहाँ के कौन से जिला में, तो अंजा, क्या तो अंजा नामक जिला जो है ना, वहाँ के डोगो, क्या तो डोगो नामक जो गांव है ना, वहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, भारत में सबसे पहला जो सूर्योदय होता है वो अरुणाचल प्रदेश के जो डोंगो गांव है ना वहाँ होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश ही नाम याद रखोगे तो चलेगा, जो राज्य का नाम है वो। दूसरा को पढ़िए। गुजरात में सूर्यास्त सबसे देर से होता है, तो सबसे देर से जो सूर्यास्त होता है ना गुजरात में, तो वो भी इसमें करेक्ट कथन हो जाएगा। गुजरात के जो गुहार मोती नामक जो जिला है ना, तो वहाँ पर क्या होता है,
होता है तो वहाँ सबसे लास्ट में क्या होता है, सूर्यास्त होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये दोनों भी कथन सही हो जाएगा। तीसरा को पढ़िए ध्यान से, भारत की मानक समयोत्तर 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर है। तो ये भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आपको थ्योरी क्लास में बता चुका हूँ, पहला दूसरा जब आप लोगों को भूगोल का क्लास ले रहा था तब आप लोगों को। उसके अलावा चौथा को ध्यान से पढ़िए, भारत का देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व तक है। तो ये भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। भूगोल की क्लास में आप लोगों को बता दिया हूँ कि मानक समयोत्तर देशांतर क्या होता है, और उसके अलावा इसका जो देशांतरी विस्तार क्या होता है ये भी आप लोगों को बता दिया हूँ, है ना। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 33 को ध्यान से पढ़िए। फिर से आप लोगों के लिए एक कूट वाला प्रश्न है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 4-5 अलग अलग आप लोगों को कथन दिया है। पहला को ध्यान से पढ़िए, कांच का एक अनंत श्यानता युक्त अति शीतलित द्रव है। दूसरा, कांच में क्रोमिक ऑक्साइड मिलने से नीला रंग उत्पन्न होता है। और तीसरा, कांच को यदि त्वरित ठंडा किया जाए तो कांच नाजुक एवं भंगुर हो जाता है। चौथा, क्रूक कांच अपने से अवरक्त किरणों को गुजरने नहीं देता है। और पांचवा, कांच एक मानव निर्मित सिलिकेट है। तो गलत कथन है इसमें बोला है जी। क्या? तो गलत कथन है बोला है। मतलब आप लोगों को ना जो थ्योरी दिया है उसको पढ़ करके गलत जो लिखा हुआ कथन है उसको आप लोगों को लेना है। तो ऑप्शन ए कथन 1 और 3, ऑप्शन बी कथन 2 और 3, ऑप्शन सी कथन 1 और 5, या ऑप्शन डी कथन 2 और 4। तो क्या इसमें गलत कथन है आप लोगों को ये पहचानना है। तो प्रश्न क्रमांक 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कथन 2 और 4 जो है ना वो गलत कथन है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसमें कैसे? तो देखो प्रश्न क्रमांक 33 में बोला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए करके बोला है, और लास्ट में इसमें बोला है कि गलत कथन कौन सा है ये पूछा है। तो इस पांचों जो अलग अलग थ्योरी दी है इसमें जो गलत होगा वो दूसरा इसमें गलत हो जाएगा। कांच में क्रोमिक ऑक्साइड मिलने से नीला रंग उत्पन्न होता है, तो ये इसमें गलत कथन हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा चौथा जो है ना वो इसमें गलत हो जाएगा, क्रूक कांच अपने से अवरक्त किनार को गुजरने नहीं देता, तो ये भी इसमें गलत जो कथन है ना वो हो जाएगा। तो इन दोनों को आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 34 को ध्यान से पढ़िए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी 1990, या ऑप्शन डी 1992। तो प्रश्न क्रमांक 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए 1985 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD की स्थापना कब हुआ था? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जो स्थापना है वो 1950 में हुआ था। अब आप लोगों को ना इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिनको MHRD के नाम से जानते हैं, और इसका जो इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होगा ना द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। क्या? तो द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इसका जो अंग्रेजी में नाम है ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा इसकी जो स्थापना का स्पेसिफिक डेट है ना वो 26 सितंबर है। कब? तो 26 सितंबर 1985 को इसका स्पेसिफिक डेट है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में और जान लो। देश में शिक्षा, साक्षरता और मानव संसाधन का विकास करना इनका काम है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का प्रथम जो मंत्री था ना वो PV नरसिम्हा राव था। कौन? तो PV नरसिम्हा राव था, ये आप लोगों को याद रखना है। और वर्तमान में ना ये जो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय जो है इसके नाम को परिवर्तित कर दिया गया है। क्या नाम है इसका अब वर्तमान में? तो इसका जो नाम है ना वो शिक्षा मंत्रालय में नाम से परिवर्तित कर दिया गया है। आप लोगों को मैंने अपने क्लास में पढ़ाया था कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम है अब इसको किस नाम से जानते हैं? तो शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानते हैं। इसके नाम को परिवर्तित कर दिया गया है। कब परिवर्तित किया गया था?
तो वो अगस्त 2020 में इसके नाम को परिवर्तित कर दिया गया था। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। पहला जो याद रखना है वो इसका संगठन मतलब इसकी स्थापना कब हुआ था ये याद रखना है कि 26 सितंबर 1985 को इसका जो स्थापना है वो हुआ था। इसका पहला जो मंत्री थे वो कौन थे, तो वो पीवी नरसिम्हा राव थे, ये याद रखना है। अब इसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो वो शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, और इसके फुल फॉर्म को भी याद रखोगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज केवल इतना ही चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म जो है ना वो द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। बस इतना आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 34 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जो चीज़ आप लोगों को डिटेल में बताने की आवश्यकता होता है ना, केवल उन्हीं को मैं अच्छे से आप लोगों को बताता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे और समझ में भी अच्छे से आए, ठीक है। जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होता है उसको मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ इसी वजह से, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 35 को ध्यान से पढ़िए। भारत में जनांकिकीय लाभांश का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए कार्यशील आयु का गैर कार्यशील आयु जनसंख्या से अनुपात। ऑप्शन बी कुल जनसंख्या में युवा जनसंख्या 18 से 35 वर्ग के आयु का अनुपात। ऑप्शन सी कुल जनसंख्या में 15 से 59 आयु के जनसंख्या का अनुपात। या ऑप्शन डी कुल जनसंख्या में 35 से 60 वर्ष की आयु वाले जनसंख्या का अनुपात। तो क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कुल जनसंख्या में युवा जनसंख्या 18 से 35 आयु वर्ग का अनुपात इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्या इसे भारत में जनांकिकीय लाभांश का क्या अर्थ है, तो भारत में जनांकिकीय लाभांश का जो अर्थ होता है वो कुल जनसंख्या की युवा जनसंख्या जो होगा ना 18 से 35 वर्ग का, तो उसके अनुपात को क्या बोला जाता है, जनांकिकीय लाभांश कहा जाता है। और जनांकिकीय लाभांश का और क्या मतलब होता है ये आप लोगों को थोड़ा विस्तार से बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जनांकिकीय लाभांश से मतलब है उस आर्थिक विकास की क्षमता से है जो किसी देश की जनसंख्या आयु संरचना में बदलाव का प्रमुख कारण होता है, तो इसे जनांकिकीय लाभांश कहते हैं। और किसी भी देश में जो भी अगर की बदलाव होगा वो किसके कारण होता है, वो युवा जनसंख्या के कारण होता है। कहा जाता है ना जी कि युवाओं में इतना बल होता है कि वो सारी चीज़ों को बदल सकता है ना। तो इसीलिए 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग का जो अनुपात होगा ना उसे जनांकिकीय लाभांश के नाम से जानते हैं। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 36 को ध्यान से पढ़िए। भारत में नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण कौन सा है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4। ऑप्शन बी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5। ऑप्शन सी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6। या ऑप्शन डी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 7। तो क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, भारत में नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण कौन सा है, तो भारत में नवीनतम राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण जो है वो ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण इसके अंतर्गत करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग थोड़ा सा विस्तार से ये जान लो कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 एक्चुअल में है क्या। तो भारत सरकार द्वारा आयोजित एक व्यापक बहुस्तरीय और राष्ट्रव्यापी ये सर्वेक्षण है जो 2019 कब, तो 2019 से लेकर के 2021 तक की ये जो सर्वेक्षण है वो चला था। और इसका जो उद्देश्य है ना वो अलग अलग जो जिलों में परिवार रहते हैं सारे परिवार के स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, पोषण, जनसंख्या संबंधित प्रमुख जो डाटा है जैसे लिंगानुपात, टीकाकरण, तो इन सारी चीज़ों का ना डेटा को इकट्ठा करना, एकत्रित करना, ताकि ना गवर्नमेंट जो है वो नई योजनाओं के लिए अच्छा सा जो योजना है वो तैयार कर पाए इन सारे डेटा के माध्यम से। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य के बारे में अगर बात करूँ ना कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है, तो जन्म दर, मृत्यु दर, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, पोषण और एनीमिया जैसे जो अलग अलग गंभीर जो
बीमारियां हैं ना, तो उन सारे डेटा को एकत्रित करना सारे परिवार से अलग अलग जिलों के माध्यम से, और इन डाटा को कलेक्ट करके ना फिर नए तरीके से योजना बनाया जाता है, जिसके माध्यम से जो जनता है उसका कल्याण हो सके, उनको लाभ पहुंच सके। तो ये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 से लेकर के 2021 तक गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया एक बहुउद्देशीय राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण था। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो है इसके अंतर्गत करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 37 को ध्यान से पढ़िए। भारत और बांग्लादेश के सीमावर्ती राज्य है, मतलब आप लोगों को बताना है कि भारत और बांग्लादेश से ना चिपका हुआ जो राज्य है वो कौन कौन सा है, आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, त्रिपुरा, मेघालय। ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर। या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम और मणिपुर। तो आपको ये बताना है कि भारत और बांग्लादेश से जो चिपका हुआ जो ना राज्य है ना भारत में, वो कौन कौन सा है, आप लोगों को ये बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारत और बांग्लादेश के सीमावर्ती राज्य है। तो भारत और बांग्लादेश की सीमावर्ती राज्य का मतलब ये होता है कि भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है ना, उसमें कौन कौन सा राज्य जो होता है वो टच करता है या एक दूसरे के सामने है, तो ये पूछा गया है ना। तो टोटल ना भारत और बांग्लादेश के बीच ना जो हमारे भारत में राज्य है वो लगे हुए जो राज्य होंगे ना बांग्लादेश से, वो 5 राज्य टोटल लगे हुए हैं, सटे हुए हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। पहला जो होगा वो बांग्लादेश, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा और पांचवा मिजोरम। अगर आप भारत का मैप देखोगे ना, तो इस प्रकार से आप लोगों का जो भारत का मैप है वो बन जाएगा, और ऐसे करके यहाँ पास आप लोग देखेंगे कि यहाँ पास बांग्लादेश है ना, और उसके बाद फिर से कहाँ है, तो हमारा जो राज्य है यहाँ से ऐसे करके फिर से शुरू हो जाता है इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, बांग्लादेश यहाँ पास रखा हुआ है, और इसके किनारे में जितना भी जो हमारे भारत का राज्य है वो जो टच किया हुआ सीमा है ना, तो उससे लगा हुआ राज्यों के नाम पूछा है। तो टोटल 5 राज्य जो है वो क्या करता है, वो बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है, ये आप लोगों को याद रखना है। विथ मैप के थ्रू याद रखोगे ना तो जल्दी याद होगा। आपको पहला ये याद रखना है कि टोटल 5 जो राज्य है ना वो बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। सबसे पहला पश्चिम बंगाल हो जाएगा, दूसरा असम हो जाएगा, तीसरा मेघालय हो जाएगा, चौथा त्रिपुरा हो जाएगा और पांचवा मिजोरम हो जाएगा। तो टोटल 5 राज्य है, ये आप लोगों को याद रखना है। अगर आप लोगों को ये बताओ ना कि भारत का कितना सीमा बांग्लादेश से लगा हुआ है, तो टोटल जो सीमा होगा ना, तो वो 4096 किलोमीटर है। कितना? तो 4096 किलोमीटर जो ना सीमा है वो भारत और बांग्लादेश एक दूसरे से साझा करता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो नोट करके रख सकते हो, क्योंकि इस प्रकार की जो क्वेश्चन है वो अक्सर पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन आपको केवल इंट्रेंस एग्जाम में काम नहीं आएगा, अन्य जो एग्जाम दिलाओगे ना जी कंपटीशन एग्जाम, तो ऐसे क्वेश्चन खास तौर से पूछा जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है। अगर आप लोगों को ना इसका डिटेल में और भी थोड़ा सा बताऊँ ना, कि अगर पश्चिम बंगाल का जो राज्य है वो बांग्लादेश से कितना किलोमीटर का सीमा साझा करता है, तो 2217 किलोमीटर। कितना? तो 2217 किलोमीटर जो है वो बांग्लादेश साझा करता है। किससे? वो पश्चिम बंगाल से। उसके अलावा असम के बारे में थोड़ा सा जान लो, असम कितना किलोमीटर साझा करता है बांग्लादेश से, तो असम जो है वो 262 किलोमीटर। कितना? तो 262 किलोमीटर साझा करता है। मेघालय कितना किलोमीटर साझा करता है ये जान लो, तो मेघालय जो है वो 443 किलोमीटर साझा करता है। त्रिपुरा कितना किलोमीटर साझा करता है ये भी जान लो आप, त्रिपुरा जो है वो 856 किलोमीटर। कितना? तो 856 किलोमीटर साझा करता है त्रिपुरा जो है वो। उसके अलावा अंतिम में बच गया मिजोरम, तो मिजोरम कितना किलोमीटर साझा करता है बांग्लादेश से, तो मिजोरम जो है वो जो साझा करता है वो 318 किलोमीटर है। कितना? तो 318 किलोमीटर ये साझा करता है मिजोरम जो है वो बांग्लादेश से, और टोटल इसको जोड़ा जाए ना तो 4096 किलोमीटर टोटल ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा है वो। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इतने सारे जो फैक्टर है उसके बारे में, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 37 का जो करेक्ट
करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को केवल 5 राज्यों का अभी याद रखना है, एक एक अलग अलग उसके जो ज़िले हैं ना उसका कितना किलोमीटर साझा करते हैं इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बताया हूँ इन सारी चीज़ों को आप लोगों को, ताकि एक बार पढ़ोगे ना तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा, बाद में खुद से पढ़ोगे तो और ज़्यादा आप लोगों को डिटेल पता चलेगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को डिटेल से बताते चलूँ, इसीलिए आप लोगों को ये सारी चीज़ों को बताते रहता हूँ डिटेल से एकदम। चलिए प्रश्न क्रमांक 38 को ध्यान से पढ़िए। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? ऑप्शन ए विकसित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी विकासशील अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था या ऑप्शन डी उभरती अर्थव्यवस्था। तो प्रश्न क्रमांक 38 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी उभरती अर्थव्यवस्था करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है बोला है ना, तो मेरे भी माइंड में आप लोगों की तरह ऑप्शन नंबर बी विकासशील अर्थव्यवस्था ही मेरे भी माइंड में आया हुआ था, लेकिन व्यापम के द्वारा 2022 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये जो है ना उसमें आंसर लिया गया है वो ऑप्शन नंबर डी को लिया गया है, उभरती अर्थव्यवस्था को लिया गया है। और उभरती अर्थव्यवस्था का मतलब यह है कि भारत जो है ना वो सबसे तेज गति से दुनिया में उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, मतलब तेज गति से विकास को प्राप्त कर रहा है। जीडीपी जो है वो हमेशा क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। हमारा अर्थव्यवस्था जो है धीरे धीरे करके अलग अलग जो देश हैं उसको भी पछाड़ते जा रहे हैं ना, तो इसीलिए ना व्यापम के द्वारा ऑप्शन नंबर डी को लिया गया है, उभरती हुई अर्थव्यवस्था को लिया गया है। तो इसीलिए हमको भी यही ऑप्शन को लेते हुए चलना है। अगर ऑप्शन में उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं रहेगा तब आप लोगों को विकासशील अर्थव्यवस्था को लेना है, क्योंकि हमारा भारत देश विकासशील अर्थव्यवस्था की हम लोगों ने पढ़ा भी था और जानते भी हैं, लेकिन व्यापम के द्वारा उभरती हुई अर्थव्यवस्था को लिया गया। तो आप लोगों को भी यही ऑप्शन लेना है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को व्यापम का ही अभी एग्जाम दिलाना है, तो जो ऑप्शन आंसर जो है वो व्यापम लेगा वही हम भी लेंगे, ठीक है। और उभरती हुई अर्थव्यवस्था का सटीक में जो आंसर होगा ना उसका मतलब होता है कि विश्व में भारत जो है वो सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, मतलब तेजी से ना विकास कर रहा है, चाहे वो डिजिटल के फॉर्म में हो, चाहे वो संरचनात्मक सुधार में हो, चाहे वो निर्माण में हो, तो जोरों से हो रहा है ना इसके वजह से। और हम लोगों ने ये लक्ष्य रखा है ना कि 2047 तक के कितना, तो 2047 तक जब भारत अपना आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएगा तब उस समय क्या होगा, देश जो है ना वो पूरी तरह से विकसित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। ये हम लोगों का लक्ष्य रखा हुआ है ना। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 38 का जो है ना वो ऑप्शन नंबर डी उभरती अर्थव्यवस्था इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 39 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित सूफी संत नक्शबंदी सूफी संप्रदाय के हैं। तो आपको बताना है कि नक्शबंदी जो सूफी संप्रदाय के वो कौन से संत है ये बताना है। ऑप्शन ए शेख बहाउद्दीन जकारिया, ऑप्शन बी मियाँ मीर, ऑप्शन सी शेख अहमद सरहिंद या ऑप्शन डी शेख नासिरुद्दीन चिराग। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी शेख अहमद सरहिंद इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित सूफी संत नक्शबंदी सूफी संप्रदाय के हैं। तो कौन से सूफी संत जो नक्शबंदी सूफी संप्रदाय के हैं, तो वो ऑप्शन नंबर सी शेख अहमद सरहिंद जो है ना वो नक्शबंदी सूफी संप्रदाय के हैं। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और अलग अलग जो संप्रदाय है उसके बारे में आप लोगों को डिटेल में पढ़ा दिया हूँ अपने थ्योरी क्लास में शुरुआती में ही आप लोगों को, है ना। तो शेख अहमद सरहिंद जो है वो नक्शबंदी संप्रदाय के हैं, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए के बारे में जान लो, शेख बहाउद्दीन जकारिया। तो शेख बहाउद्दीन जकारिया जो है वो सुहरावर्दी संप्रदाय के हैं। क्या? तो वो सुहरावर्दी संप्रदाय बोल सकते हो या सुहरावर्दी सिलसिला के क्या है, तो वो संत है, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी शेख नासिरुद्दीन चिराग। तो शेख नासिरुद्दीन चिराग जो है ना वो चिश्ती संप्रदाय के हैं। क्या? तो शेख नासिरुद्दीन चिराग जो है वो चिश्ती संप्रदाय के हैं, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में भी, ठीक है। तो इन तीनों को याद रखना है आप लोगों को। और ख़ास तौर से आप लोगों को मैं पहले ही नोट करने के लिए भी बोला था और समझाया था कि जितना भी अलग अलग जो संप्रदाय है उसके कम से कम इसका जो संस्थापक है उसके नाम को आप लोगों को याद रखना है। अक्सर कूट में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं बोल करके, नहीं की हो तो दूसरा तीसरा क्लास में आप लोगों को पढ़ाया हूँ, जा कर के देख लो अच्छे से, ठीक है। और नोट करे होगे तो बहुत अच्छी बात है, कूट में ही अक्सर उसमें
उसमें से प्रश्न पूछा जाता है और प्रत्येक वर्ष उसमें से क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 40 को आप ध्यान से पढ़िए। 8वीं अनुसूची के संदर्भ में क्या सुमेलित है? तो पहला दिया है हिंदी, दूसरा संस्कृत, तीसरा नेपाली और चौथा अंग्रेजी। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1 2 3 या ऑप्शन डी 1 2 3 4। तो आपको बताना है कि 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी जो भाषा है वो है उसमें। तो प्रश्न क्रमांक 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो 8वीं अनुसूची के संदर्भ में क्या सुमेलित है? तो 8वीं अनुसूची के संदर्भ में जो सुमेलित है वो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 इसमें जो दिया है वो करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा आप लोग ये जान लो कि हमारे भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूची है। कितना? तो हमारे भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूची है और 12 अनुसूची में से 8वीं अनुसूची में क्या है? तो वो भाषा संबंधी जो प्रावधान है वो दिया गया है इसमें। और टोटल इसमें 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है भारतीय संविधान के द्वारा। इस 22 भाषाओं में जो जो शामिल है वो इसमें 1 2 3 हो जाएगा, मतलब हिंदी भाषा शामिल है, उसके अलावा संस्कृत भाषा शामिल है, उसके अलावा नेपाली जो भाषा है। इन तीनों भाषा को मान्यता प्राप्त है भारतीय संविधान में, इसको स्थान दिया गया है, जगह दिया गया है। लेकिन अंग्रेजी भाषा को 22 भाषाओं में शामिल नहीं किया गया है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो 8वीं अनुसूची में भाषा संबंधी प्रावधान दिया है, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। उसके अलावा आप लोगों को इसका थोड़ा सा डिटेल बताऊं ना, तो आप लोग ये जान लो कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ था उस वक्त टोटल 14 जो भाषा है उसको भारतीय संविधान में मान्यता दिया गया था। उसके बाद ना क्या हुआ था, उसके बाद ना अलग अलग जो 8 भाषा है ना उसको अलग अलग संशोधन के माध्यम से 8 अलग अलग भाषा को फिर से जोड़ा गया। तो इस प्रकार से 22 भाषा टोटल होगा। और कब कब किन किन भाषा को जोड़ा गया तो याद रखना है आप लोगों को, इसको हटा करके बता देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है 1967 कितना, तो 1967 में 21वीं संविधान संशोधन के द्वारा केवल एक भाषा, कौन सी, तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 1967 में 21वां संविधान संशोधन में। उसके अलावा 1992 में, कब, तो 1992 में 71वां संविधान संशोधन किया गया था जिसमें 3 भाषा को फिर से जोड़ा गया, जिसमें कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा और नेपाली भाषा को 3 भाषा को जोड़ा गया। टोटल 4 भाषा इसमें हो गया। उसके अलावा 2003, कब, तो 2003 में 4 भाषा को फिर से जोड़ा गया। कौन कौन सा, तो 92 संविधान संशोधन 2004 में हुआ था जिसमें 4 भाषा को फिर से जोड़ा गया। कौन कौन सा, तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो ये 4 भाषा को जोड़ा गया और 4 भाषा पहले इसमें जोड़ा था। तो टोटल इसमें 8 भाषा है और 14 भाषा पहले से था भारतीय संविधान जब लागू हुआ था उसमें। तो टोटल कुल मिलाकर के इसमें 22 भाषा हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। आप लोगों को ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को आने वाली कंपटीशन एग्जाम भी दिलाना है, तो उसके थ्रू आप लोगों को कम से कम याद रहेगा थोड़ा थोड़ा, है ना। तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। 1967 में एक भाषा को जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन द्वारा, सिंधी भाषा को। चलिए प्रश्न क्रमांक 41 को ध्यान से पढ़िए। धातुओं की विद्युत सुचालक का सही क्रम है, तो आपको बताना है धातुओं के ना सुचालक क्रम को बताना है। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, जर्मेनियम। ऑप्शन बी सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम। ऑप्शन सी जर्मेनियम, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम। या ऑप्शन डी जर्मेनियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 41 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? धातुओं की विद्युत सुचालक का सही क्रम है, तो धातुओं की विद्युत सुचालक मतलब अच्छे से जो करंट फ्लो होगा ना अलग अलग धातु में वो कौन सा होगा, तो सबसे पहला सिल्वर हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि अधिकतर जो वायर होता है उसमें सिल्वर अधिकतर होता है। आप लोगों के घरों में जो कनेक्शन आया होता है वो भी होता है ना सिल्वर का जी। उसके बाद भी जो घर के अंदर जो कनेक्शन लगा हो वो भले अलग से आप लोगों का क्या होता है, कॉपर वगैरह होता है, लेकिन शुरुआती में जो आता है ना करंट फ्लो वो सिल्वर में ज़्यादा आता है ना। जो आपके मोहल्ले में भी गया होता है वो भी सिल्वर का होता है। तो इसीलिए विद्युत का अच्छा से सुचालक होता है, तो ये पहला आ जाएगा। दूसरा कॉपर आ जाएगा, तीसरा एल्यूमिनियम आ जाएगा और चौथा जर्मेनियम आ जाएगा। तो ये क्रम को आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो नोट करके इसको भी आप लोग रख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। अब
चलिए प्रश्न क्रमांक 42 को अब ध्यान से पढ़िए। कूट वाला आप लोगों के लिए एक प्रश्न है। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कर निम्न कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो सूची एक में पदार्थ दिया है और सूची दो में उसका अनुप्रयोग दिया है। तो सूची एक को ध्यान से देखो, पदार्थ जो दिया है उसको, ए जियोलाइट, बी मैग्नीशियम सल्फेट, सी ग्रेफाइट, डी हाइड्रोजन और ई नाइट्रोलियम। उसके अलावा अनुप्रयोग सूची दो करके दिया है। पहला रेचक, दूसरा रॉकेट ईंधन, तीसरा पेट्रोकेमिकल उद्योग और चौथा उर्वरक और पांचवा शुष्क शेल। तो क्या इसका आंसर होगा आपको ये बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो प्रश्न क्रमांक 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सूची एक में पदार्थ दिया है और सूची दो में उसका अनुप्रयोग दिया है, मतलब उसका उपयोग कैसे होता है इसके बारे में दिया है। तो देखो सबसे पहला ए जियोलाइट। तो जियोलाइट जो होता है ना वो पेट्रोकेमिकल उद्योग में काम आता है। उसके अलावा बी मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट जो है ना वो रेचक के काम आता है। उसके अलावा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो काम आता है ना वो शुष्क सेल बनाने में इसका काम आता है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो काम आता है वो क्या आता है, तो वो रॉकेट ईंधन का काम आता है। उसके अलावा नाइट्रोलियम। तो नाइट्रोलियम जो काम आता है वो उर्वरक बनाने के लिए काम आता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। और आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, आप लोगों को ना मैं क्या क्या इसमें नहीं पढ़ाई हूँ वो अगर आप लोगों को बताऊँ ना, तो पहला आप लोगों को अर्थशास्त्र का जो विषय है ना वो आप लोगों को नहीं पढ़ाया हूँ। अगर आप लोग बोलोगे ना, कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर उसको भी आप लोगों को पढ़ा दूंगा। लेकिन अर्थशास्त्र से मुश्किल से एक आख ही क्वेश्चन पूछा जाता है, एक से दो, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा उसमें नहीं पूछा जाता है। इसीलिए आप लोगों को वो जो सब्जेक्ट है उसको स्किप कर दिया था मैं। अगर आप लोग कमेंट करोगे ना तो उसको भी पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ अगर मैनेज कर लोगे ना तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा उसके बाद आप लोगों का ना मैं प्रैक्टिस सेट का क्लास, मतलब आप लोगों का जो सामान्य ज्ञान का विषय है उसमें जितना सब्जेक्ट है ना सारे सब्जेक्ट का मिक्स जो क्वेश्चन होगा ना, जैसे आप लोग ना मॉक टेस्ट चाहते हो उसी प्रकार से क्वेश्चन लेकर के आऊँगा छांट छांट कर। और जो क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आने लायक रहेगा वैसा ही, और कंटिन्यू आप लोगों का वो जो मॉक टेस्ट टाइप से जो क्लास रहेगा ना वो चलाऊंगा। और आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोग ना 1 से लेकर के 20 तक की प्रश्न उसमें आएगा, तो आप लोगों को 1 से 20 तक की अटेम्प्ट करना है और लास्ट में आप लोगों को देखना है कि कितना आप लोगों का आंसर जो है वो सही होता है, ये देखना है अपने तैयारी के अनुसार। तो इसी प्रकार की जो क्वेश्चन है ना लगभग 15 दिन आप लोगों को चलाने वाला हूँ, ठीक है, अगर आप लोग चाहोगे तो इसीलिए आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 43 को ध्यान से पढ़िए। मूल्यांकन का प्रयोजन है। ऑप्शन ए बच्चों को डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन बी बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले, समस्यात्मक छात्र आदि वर्गों में विभाजित करना। ऑप्शन सी बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना। या ऑप्शन डी उन बच्चों को पहचानना जिन्हें उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है। तो क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 43 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मूल्यांकन का प्रयोजन है, तो आप एक शिक्षक के रूप में बच्चों का मूल्यांकन जो टेस्ट वगैरह है वो क्यों लेते हो, तो मूल्यांकन लेने का जो मतलब होता है ना वो बालकों के विकास के हर पक्ष का आप लोगों को मूल्यांकन करना है। और इस मूल्यांकन के माध्यम से आप लोग ये जान पाओगे कि बालक जो है वो किस फील्ड में अच्छा है, किस फील्ड में उसको समस्या है, और किस प्रकार से आप लोगों को एक शिक्षक होने के नाते पढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा एक कक्षा में जो बहुत जल्दी एक बार में सीख जाता है वैसे बालक होते हैं, ऐसे भी बालक होंगे जिसको आप लोगों को 2-3 बार पढ़ाओगे तभी समझ में आएगा, ऐसे कई बालक होंगे जो उसको समझ में ही नहीं आता। तो सारे बच्चों को मेंटेन कैसे करोगे जी, आप मूल्यांकन लोगे उनका और उससे अलग अलग बालकों को आप लोगों को ये पता चलेगा कि बालकों की जो विकास की दर है वो कैसा है, उनका हर पक्ष जो है वो कैसा है, ये पता चलेगा। उसके अनुसार आप पढ़ाने का योजना बनाओगे। तो इसीलिए मूल्यांकन का जो प्रयोजन होता है वो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 44 को ध्यान से पढ़िए। मालती माधव नामक ग्रंथ के लेखक का क्या नाम है। ऑप्शन ए भावभूति, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी राजशेखर या ऑप्शन डी डंडिन। तो क्या इसका आंसर होगा।
तो प्रश्न क्रमांक 44 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए भवभूति इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मालती माधव नामक ग्रंथ के लेखक क्या है? तो मालती माधव नामक ग्रंथ के जो लेखक है ना वो भवभूति है। कौन? तो महाकवि भवभूति है, ये आप लोगों को याद रखना है। और मालती माधव के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। इसका जो लेखक है वो भवभूति है, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में इसकी रचना किया था। और मालती माधव क्या है? तो मालती माधव जो है ना वो एक प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है, जो पद्मावती के जो नगर है ना उसमें जो जो घटना घटित होता है उसके बारे में इसमें रचना का वर्णन किया गया है। और इसमें ना श्रृंगार रस और करुणा रस का विशेष रूप से प्रयोजन किया गया है, इसीलिए ये क्या है, ये विशेष रूप से जाना जाता है। तो ये आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। और इसमें ना टोटल 10 अंकों का एक संस्कृत में नाटक का प्रकरण लिखा गया है। ठीक है, तो इतना सारी चीज़ें को आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 44 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 45 को ध्यान से पढ़िए। कौन अपने मूल पद का वेतन प्राप्त नहीं करता? पहला दिया है उपराष्ट्रपति, दूसरा कैबिनेट मंत्री, तीसरा लोकसभा सदस्य और चौथा राज्यसभा सदस्य। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1 2 3 या ऑप्शन डी 1 2 3 4। तो प्रश्न क्रमांक 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कौन अपने मूल पद का वेतन प्राप्त नहीं करता? मूल पद का वेतन का मतलब ये होता है कि जिस पद में जो व्यक्ति होगा ना उस पद के नाम से वो उसको वेतन नहीं दिया जाता, मतलब दूसरे के नाम से ना, मतलब दूसरे पद के नाम से उसको वेतन दिया जाता है। तो वो जो होगा वो उपराष्ट्रपति हो जाएगा। कैसे? आप लोग ये जान लो। और कैबिनेट मंत्री भी हो जाएगा। तो कैसे आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ। उपराष्ट्रपति जो होगा ना वो अपने मूल पद का वेतन प्राप्त नहीं करता, मतलब उपराष्ट्रपति के तौर पर उसको वेतन नहीं दिया जाता है। उसको जो वेतन दिया जाता है वो संविधान के तहत राज्यसभा के पदेन जो सभापति होता है ना, एक्स ऑफिसियो होता है ना, तो उसके वजह से उसको दिया जाता है। क्या? तो वो जो संविधान के तहत राज्यसभा का पदेन जो सभापति होता है उसके नाम से उसको वेतन दिया जाता है। वो उपराष्ट्रपति है, इस नाम से उसको वेतन नहीं दिया जाता है। तो इसमें वही बोला है। उसके अलावा कैबिनेट मंत्री भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके आधार पर। ठीक है, और आप लोगों को ये बताओ ना कि उपराष्ट्रपति को कितना सैलरी मिलता है। तो उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए प्रति माह मिलता है वेतन के और भत्ते के तौर पर। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। आप लोगों को मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, अगर आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से समझाओ ना तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब सेम टू सेम उठा करके नहीं पूछता, उससे रिलेटेड जो प्रश्न होगा वो पूछा जा सकता है। इसीलिए आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ ताकि उससे संबंधित जितना भी ना आप लोगों का जो टॉपिक है वो कवर हो पाए। तो आप लोगों को ये समझ करके नहीं पढ़ना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है केवल इसका प्रश्न पढ़ो और आंसर पढ़ो और चला जाऊँ। डिटेल में समझना है आप लोगों को। समझ में आ रहा है? चलिए प्रश्न क्रमांक 46 को ध्यान से पढ़िए। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1994 में, ऑप्शन सी 1996 में या ऑप्शन डी 1999 में। तो प्रश्न क्रमांक 46 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी 1994 में करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब लागू हुआ? तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो है ना वो 1994 में लागू हुआ था, ये आप लोगों को याद रखना है। अब आप लोग थोड़ा सा ये जान लो कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एक्चुअल में है क्या और इसका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले इसके उद्देश्य के बारे में जान लो। प्राथमिक शिक्षा तक पहुँच क्या? तो प्राथमिक शिक्षा तक पहुँच और ठहराव और शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षा में सुधार लाने के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, और ये प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिकरण मतलब यूनिवर्सलाइजेशन और प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए ये जो है ना सरकार द्वारा क्या किया गया था, प्रमुख परियोजना किया गया था, योजना लागू किया गया था। और ये लागू कब हुआ? तो 1994 में लागू हुआ था, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 46 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से।
चलिए प्रश्न क्रमांक 47 को ध्यान से पढ़िए। साम्यवादियों एवं कांग्रेस के समाजवादियों ने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस सन में की थी? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1927 या ऑप्शन डी 1936। तो प्रश्न क्रमांक 47 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी 1936 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? साम्यवादियों एवं कांग्रेस के समाजवादियों ने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की? तो अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना है वो 1936 में किया गया था। इतना ही आप लोगों को इसमें याद रखना है। ऐसे प्रश्न अभी की डेट में उतना नहीं पूछा जाता है, तो आप लोगों को इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, एक बार केवल पढ़ करके चले जाइएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 48 को अब पढ़ते हुए चलते हैं। कूट आधारित आप लोगों के लिए प्रश्न है। राज्य विधानसभा की सदस्यता के लिए अहर्ता के विषय में क्या सही है? पहला दिया है वह भारत का नागरिक हो, दूसरा उसने 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, तीसरा उसके पास ऐसी अहर्ता जो इस निमित्त संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा विहित किए जाए, चौथा निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त अधिकृत व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजना के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपना हस्ताक्षर करता है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही होगा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1 2 3 या ऑप्शन डी 1 2 3 4। तो प्रश्न क्रमांक 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4, मतलब इसमें सभी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? राज्य विधानसभा की सदस्य के लिए अहर्ता के विषय में क्या सही है? राज्य विधानसभा का मतलब ये होता है कि राज्य जो है ना, राज्य में भी आप लोगों को पता होगा ना कि अलग अलग 2 सदन है, इसमें भी होता है ना। तो इन दोनों सदनों के लिए जो राज्य विधानसभा है उसमें क्या क्या लगेगा? अहर्ता लगेगा। तो पहला वो भारत का नागरिक हो, ये तो कंपलसरी है। दूसरा जो होगा उसने 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, तो ये भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तीसरा उसके पास ऐसी अहर्ता है जो इस मिति संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा विहित हो, तो ये भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो मतलब होगा कि राज्य विधानसभा द्वारा जो सदस्य के लिए अहर्ता है जो बनाया गया है उसके पास वे जो अहर्ता मतलब योग्यता जो है वो होनी चाहिए, ये बोला है। तो तीसरा भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। चौथा को ध्यान से पढ़िए। निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेते हैं या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपना हस्ताक्षर करता है। तो अगर निर्वाचित हो जाएगा उसके बाद क्या किया जाएगा? उसको तीसरी अनुसूची के अनुसार जो जो उसमें शपथ प्रारूप है ना वो सारा चीज़ करेगा, प्रतिज्ञा लेगा और हस्ताक्षर करेगा। तो ये तीसरी अनुसूची में निहित है, तो वो भी करेगा ना जी बाद में। तो ये चारों के चारों जो है ना वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 49 को ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी अलवर या ऑप्शन डी जयपुर। तो प्रश्न क्रमांक 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जयपुर इसमें करेक्ट हो जाएगा। और जयपुर कहाँ है? राजस्थान में है। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कहाँ हुआ? तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो स्थापना हुआ था वो जयपुर में हुआ था। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोगों को ना राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझाओ ना, तो माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, माध्यमिक कहने का मतलब यह है कि कक्षा 9वीं से लेकर की 12वीं तक की जो कक्षा है ना, तो उसमें उनकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत किया गया था, है ना। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और इसके उद्देश्य के बारे में बताऊँ ना, तो 9वीं से लेकर की 12वीं तक की जो कक्षा है उसमें ना शिक्षा में सुधार लाना और उसको सुलभ तरीके से उसको उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना, तो ये इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, खासतौर से ये 9वीं से 12वीं तक की जो बच्चे हैं ना, तो ये उनके लिए लाया गया था सरकार के द्वारा। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसका अभियान जो है ना वो 2009 में चलाया गया था। कब? तो इसका जो अभियान है वो मार्च 2009 में इसको चलाया गया था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। ठीक है,
और उसके अलावा व्यापम के द्वारा ना ऑप्शन नंबर डी जयपुर को लिया गया है, तो आपको भी जयपुर राजस्थान वाली जो हिस्सा है ना उसी को लेते हुए चलना है। चलिए आज के अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न क्रमांक 50 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन मिट्टी में ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित नहीं करते हैं? ऑप्शन ए वनस्पति जात, ऑप्शन बी प्राणी जात, ऑप्शन सी तापमान या ऑप्शन डी गठन। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी गठन इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन मिट्टी में ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित नहीं करता है? तो मिट्टी में ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित नहीं करता है वो गठन इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाकी वनस्पति जात मतलब पेड़ पौधे, प्राणी जात मतलब जितने भी प्राणी होंगे वो सारे, उसके अलावा तापमान मतलब यह कि जो सूर्य का तापमान होगा जी ना वो भी मिट्टी को प्रभावित करता है ना। जी हाँ, तो ये तीनों के तीनों क्या करता है? मिट्टी के ह्यूमस के निर्माण को प्रभावित करता है। लेकिन गठन जो है वो किसी भी प्रकार से कहाँ प्रभावित करेगा जी? गठन का क्या मतलब होता है? किसी प्रकार की जो गठन है वो होगा, है ना। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है इसमें इतना ही पढ़ना था, और आप लोगों को ये समझते हुए नहीं पढ़ना है कि मेरे को इसको 2022 का है तो नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं आएगा। देखो आप लोगों को मैं ये बता रहा हूँ कि सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को कूट आधारित तो पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को पढ़ना है जी ये वाला जो प्रश्न है उसको। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लाऊँ ना तो अच्छे से आप लोगों को इसका जो नोटिफिकेशन है वो मिल पाए। चलिए आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में।